मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे थे। अब तक हमने पाठ्यक्रम का परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं आदि प्रकार आदि को देखा था। अब हमने शुरू किया था इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को हमने प्रारंभ किया था कि किन सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास चूंकि एक अतीत की घटनाओं को वर्तमान में रखता है, यानी कि अतीत में जो कुछ घटित हो चुका है उसे राष्ट्र की स्मृति के रूप में हमारे सामने रखता है। मनुष्य मानव जाति का विकास किस तरह से हुआ था, उसने किस प्रकार की कौन कौन से उनके क्रियाकलाप, अनुसंधान गतिविधियां, परंपराएं, रीति रिवाज आदि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, उसका जो सारा लेखा जोखा है वो इतिहास के माध्यम से हमारे सामने आता है। चूंकि भूतकाल को वर्तमान में प्रस्तुत करना है तो निश्चित है कि उसे बहुत सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बातें पूर्वाग्रह पर आधारित होती है, मतलब पूर्वाग्रह पर आधारित होकर उन्हें प्रस्तुत किया जाए, या ऐसा कि जो कुछ तथ्यों को छोड़ दिया जाए जो कि घटना का, तथ्य का, अर्थ का अनर्थ कर दे। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसको कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण किया जाना चाहिए। हम इससे पहले 9 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसमें आपका क्रिया का सिद्धांत था, उपयोगिता का सिद्धांत था, जीवन से संबंधितता का सिद्धांत था आदि। ऐसे करके हम 9 सिद्धांतों को हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण में केवल हम एक इतिहास की बात नहीं करते, सामान्य रूप से अगर किसी भी विषय के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो हर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। अब उसमें हमने अंतिम हमारा था व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सिद्धांत हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत। रचनात्मक कार्य, यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि क्रिया के सिद्धांत की बात आती है कि उसमें क्रियात्मक पक्ष होने चाहिए जिसकी वजह से कुछ करने की, करके सीख लेने की गुंजाइश उसमें हो, जो कि बालक के ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान करता है। इसी आधार पर रचनात्मक कार्य, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसमें एक रचनात्मकता का होना आवश्यक है। एक कहना चाहिए कि एक नवीन ढंग से और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक रचनात्मक परिकल्पना कर ले बालक, या उस रचनात्मक परिकल्पना को कैसे किया जाता है उसके विकास के लिए इस तरह की गतिविधियां आयोग रखी का उसमें प्रावधान हो, जिससे कि बालक के रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि बढ़े, उसका में विकास हो सके। अगली बात आती है श्रेष्ठ आचरण व आदर्श। श्रेष्ठ आचरण व आदर्श। इतिहास के दृष्टिकोण से ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण और आदर्श, क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव सभ्यता समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि उस समाज के लोगों का आचरण श्रेष्ठ हो और आदर्शात्मक होता आचरण होना चाहिए। तभी कोई समाज विकास कर सकता है। समाज विकास करता है तो राष्ट्र विकास करता है, और संपूर्ण विश्व में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि श्रेष्ठ उसके नागरिकों में श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम इतिहास की घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि एक जो मतलब यूँ कहा जाए कि एक आलोचना पूर्ण जो आचरण है या जो असामाजिक आचरण है या असामाजिक व्यवहार व्यक्ति का है, उसकी वजह से समाज को किस प्रकार के नुकसान झेलने पड़ते
हैं, इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके और ये प्रेरणा प्रदान की जाए कि भाई श्रेष्ठ आचरण और आदर्श का होने के कारण या उनका पालन करने पर ही मानव सभ्यता मानव समाज का विकास संभव होता है। अर्थात इतिहास का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उसके पाठ्य वस्तु के आधार पर या उसको पढ़कर उसकी गतिविधियों में भाग लेकर व्यक्ति या बालक श्रेष्ठ आचरण को अपना सके या उस श्रेष्ठ आचरण के महत्व और उपयोगिता को समझ सके। अगली बात आती है इसमें सहसंबंध का सिद्धांत। संबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत यानी कि यहाँ पर क्योंकि हम इस बात की चर्चा कई बार पहले भी कर चुके हैं कि ज्ञान एक है, हमारे इर्द गिर्द समस्त क्षेत्र में हमारे आसपास के संपूर्ण वातावरण में ज्ञान विद्यमान है। इसी को समझने, जानने या अर्जित करने के लिए हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया। अर्थात कि किसी भी एक विषय को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में पढ़ाना या समझाना संभव नहीं है। इसीलिए एक विषय को समझाने के लिए दूसरे के उदाहरणों का होना अनिवार्य है, या यूँ कहा जाए कि उसके उदाहरण के माध्यम से उसे सहजता सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि विषय वस्तु ज्ञान को कहना चाहिए कि विस्तृत बहुत बड़े मतलब कहना चाहिए बहुत अधिक विषय वस्तु को संक्षेप या कम में समझ लेने में जो सहसंबंध सहयोग प्रदान करता है और शायद उतना नहीं होता है, क्योंकि एक विषय की समझी हुई बात से दूसरे कहते हैं कि पूर्व ज्ञान पर आधारित या कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, यानी कि अज्ञात को समझने के लिए ज्ञात का होना अनिवार्य है। सहसंबंध इसी सिद्धांत का समर्थन या इस सिद्धांत का पालन करता है। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सहसंबंध को किस प्रकार से या उसमें विषय वस्तु को सहसंबंधित करते हुए प्रस्तुत किया जाए, जो कि बालक के लिए समझना ग्रहण करना सरल हो जाता है। चाहे कितनी भी कठिन विषय वस्तु को वो सरलता से ग्रहण की जा सकती है। अगली बात आती है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतरता यानी कि क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। इतिहास में जब जो घटना घटित हुई है, जैसे कि 1556 में कोई घटना घटित हुई है, उसके बाद हमें 1557 की ही घटना लेनी है। हम 56 के बाद में हम 1548 की घटना नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब पहले जो घटना घटित हुई है, पहले जिसका आविष्कार हुआ है, पहले उसकी जानकारी हमें प्रदान की जानी चाहिए। पहले जो घटना घटित हुई है, पहले वह बालक के सामने प्रस्तुत की जाए, उसके बाद में वह घटना जो दूसरे स्थान पर या बाद में घटित हुई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक चीज को समझने के लिए जैसे कि हम किसी विषय वस्तु को समझते हैं तो हम उसकी बात प्रारंभ करते हैं अर्थ से। हम अर्थ से ही उसे प्रारंभ करेंगे, हम शुरुआत उसकी कारण से नहीं करेंगे या दोषों से हम नहीं करेंगे। अर्थात कि एक क्रम होता है कि अर्थ, फिर परिभाषा, फिर बाद में उसकी प्रकृति, फिर उसकी विशेषता। कहने का मतलब एक क्रम बनता है। तो पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का संकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रमबद्धता के बिना ये बात निश्चित है कि हम विषय वस्तु को सरल और बोधगम्य नहीं बना सकते हैं। इसीलिए निरंतरता होनी जरूरी है। क्रमबद्धता, दूसरा निरंतरता। निरंतरता क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि एक घटना के बारे में चर्चा करें, उसको छोड़ दिया फिर दूसरी को उठाया, वो नहीं होगा। एक तो क्रमबद्धता, एक के बाद एक निरंतर और एक निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घटना का जब बीच में ब्रेक कर दिया फिर बाद
नहीं कर सकते और फिर अतिरिक्त समय देना, तो वो चीज एक बालक के लिए प्लस अध्यापक के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए, सभी के लिए वो एक बोझिल विषय वस्तु हो जाती है। इस बोझिल अवस्था से बचने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु उतनी संकलित की जाए या पाठ्यक्रम को उस हिसाब से निर्धारित किया जाए कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसे पूर्ण किया जा सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह है नवीनता का सिद्धांत। नवीनता का सिद्धांत, नवीनता का सिद्धांत इसलिए है क्योंकि उसमें नवीनता बनी रहनी चाहिए। एक जैसी विषय वस्तु अगर चली आ रही है तो बालक उससे ऊबने लगता है। इस ऊब की अवस्था से बचने के लिए आवश्यक है कि कुछ नवीनता आनी चाहिए। जैसे कि हमने पाठ्यक्रम का निर्धारण प्रारंभ किया और हमने लिया मुगल काल। मुगल काल हमने लिया। अब मुगल काल के बाद में हम लगातार बस मुगल काल लेते जा रहे हैं, तो निश्चित है कि एक अवस्था ये आएगी कि बालक बोर होने लगे। हमने एक निश्चित समय तक हमने मुगल काल लिया, उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम ले लिया, स्वतंत्रता संग्राम ले लिया, तो वो एक अलग घटना नजर आ रही है। उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, पश्चात भारत को ले लिया, तो ये एक निरंतरता भी बनी रहती है और एक नवीनता भी बालक को प्राप्त होती है, जिसमें कि उनकी रुचि बनी रहती है। इसीलिए रुचि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नवीनता का होना अनिवार्य है। एक ही जैसी विषय वस्तु उसमें नहीं, या एक ही जैसी क्रियाकलाप, सिद्धांत, विधियां या शिक्षण विधियां आदि नहीं होनी चाहिए, उनमें नवीनता होनी चाहिए। शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। केवल व्याख्यान विधि से पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित है कि बालक उबने लगेंगे। उसमें नवीनता होनी चाहिए कि कोई विषय वस्तु या कोई कार्य ऐसा हो जिसमें कि प्रयोग विधि हो, किसी में कहानी विधि हो, यानी कि शिक्षण विधियों में भी नवीनता होनी चाहिए, विषय वस्तु में भी परिवर्तित होनी चाहिए, जिससे कि बालक को कुछ भिन्नता नजर आने लगे। तो कहने का मतलब विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नवीनता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगली बात आती है अधिगम हस्तांतरण का सिद्धांत। अधिगम हस्तांतरण का सिद्धांत। अधिगम हस्तांतरण का सिद्धांत यानी कि बालक को जो सिखाई जा रही है वो बात वो सीख ले, समझ ले, ग्रहण कर ले, यानी कि पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित होना चाहिए या उसके अंतर्गत वे समस्त क्रियाकलाप, वे समस्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जो कि बालक के अधिगम करने में सहयोग प्रदान करे। इसीलिए अधिगम के हस्तांतरण के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत यानी कि विषय वस्तु इस तरह से हो जिसकी शुरुआत बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ भी, चाहे किसी भी तरह की गतिविधि को सम्मिलित किया जा रहा है, विषय वस्तु को सम्मिलित किया जा रहा है, जो कुछ भी पाठ्यक्रम के निर्धारण का जो स्वरूप है वो ज्ञान से प्रारंभ होना चाहिए, जिससे कि बालक को लगे कि हाँ इसे तो मैं जानता हूँ, पहचानता। तब वो दूसरी नई चीज को जो उससे कोरिलेटेड करके पढ़ाई जाएगी वो उसे जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि वो उसको समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका होता है कि हाँ यही तो चीजें, इससे आगे की नॉलेज हमें प्रदान की जा रही है। जब ये चीज बालक के दिमाग में आती है तो वो बात समझना उसके लिए सरल और आसान हो जाता है। इसीलिए ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत का यहाँ पर पालन किया जाना अनिवार्य है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि बालक को पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित
पाठ्यक्रम स्वयं बालक को प्रेरित करे, बालक को किसी बाह्य फोर्स की आवश्यकता न पड़े। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत यानी कि इसमें व्यापकता का होना अनिवार्य है। एक संक्षिप्त जानकारी जो बालक को दे दी जाती है वह पर्याप्त नहीं होती है। बालक को विषय वस्तु या जो कुछ भी पाठ्यक्रम में तथ्य विधि जो कुछ भी निर्धारित की जाती है उसमें इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि व्यापक सूचनाएं उसके माध्यम से प्रदान की जाए या व्यापक जानकारी बालक को प्राप्त हो, व्यापक कार्य कौशल का विकास उसमें हो सके। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि व्यापकता का सिद्धांत उसमें होना चाहिए। कोई भी विषय वस्तु अधूरी महसूस ना हो कि भाई हाँ ये चीज ये अधूरी है, इसमें और जानकारी होनी चाहिए थी, या फिर जानकारी जो दी गई है वो बीच में से दी गई है, पीछे का नहीं दिया गया, ऐसा नहीं। संपूर्ण एक इस तरह से भले ही चाहे संक्षेप में दी जाए लेकिन इस बात पर ध्यान में रखा जाए कि संपूर्ण जानकारी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। हर एक पक्ष का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान एक सीमित दायरे में नहीं होता है, हमारे चारों तरफ ज्ञान विद्यमान है। इसीलिए इस व्यापकता को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगली बात आती है प्रजातांत्रिक संबंध। प्रजातांत्रिक संबद्धता का सिद्धांत यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके माध्यम से बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो सके, यानी कि राष्ट्र की जैसी शासन व्यवस्था या राष्ट्र की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुकूल नागरिकों में उन गुणों का विकास होना अनिवार्य है। और भारत की दृष्टि से लोकतंत्रात्मक राज्य है, उस हिसाब से लोकतांत्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान में रखा जाए कि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास बालक में हो सके, क्योंकि बाल्यावस्था में जितना इन चीजों का विकास होगा उतना ही वो युवावस्था में जब उसके उपयोग के लिए वह तैयार होता है तो वो उसी मानसिकता का व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम चूंकि वो बाल्यावस्था से ही बालक को प्रदान किया जाता है, तो बालक में बाल्यावस्था से ही इन गुणों की सीख लेने के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण इस तरह से किया जाए कि बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती है संरक्षण या हस्तांतरण। सभ्यता संस्कृति का संरक्षण या हस्तांतरण। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण। चूंकि हम इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण की बात कर रहे हैं तो इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि संस्कृति का हस्तांतरण सहजता से हो सके, यानी कि उसमें जो एक रूढ़िवादिता का समावेश न हो बल्कि वर्तमान के आधार पर बालक उन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को समझ सके और उनके संरक्षण के लिए उसके मानसिक रूप से वो तैयार हो सके। आपने देखा होगा कि हम जैसे किसी भी हमारे ऐतिहासिक इमारत वगैरह है उस पर लोग अपना नाम और पता नहीं कुछ का कुछ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उन धरोहरों को संरक्षित करने की विचारधारा नहीं है, उनमें उन गुणों का स्थान नहीं है, इसीलिए वो कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। यदि बालक को प्रारंभ से ही इस बात की जानकारी दी जाए कि ये आपके पूर्वजों की धरोहर है, इसको आपको सुरक्षित रखना है, तो निश्चित है कि हमें दीवारों पर किलों की दीवारों पर ऐतिहासिक इमारतों पर कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ हमें नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सांस्कृतिक हस्ता, ये तो एक उदाहरण था कि एक संरक्षण की बात थी, तो संरक्षण का उदाहरण था, वैसे ही सांस्कृतिक संरक्षण की बात आती है कि हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को वर्तमान के साथ में किस तरह से
इसके लिए मानसिक रूप से बालक को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम में मतलब इस प्रकार के गुणों के विकास हो सके, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगली बात यहाँ पर और अंतिम बात आती है अग्रदर्शिता का विकास। अग्रदर्शिता का विकास। अग्रदर्शिता का विकास यानी कि भविष्य को देख लेने की का विकास या क्षमता का विकास होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक में इस बात का ध्यान रखा जाए कि बालक में अग्रदर्शिता के गुणों का विकास हो सके। जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को देखकर, उनको समझकर, उनके आधार पर जानकारी हासिल करके और बालक अपने भविष्य भूतकाल में क्या हुआ है इस चीज को जानते समझकर और वर्तमान में उसकी योजनाएं इस तरह से निर्धारित करे कि वह भविष्य में उसको किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, इस बात का ध्यान उसमें का विकास हो सके। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि सांस्कृतिक संरक्षण, क्योंकि सांस्कृतिक संरक्षण के गुणों का विकास होना चाहिए तो हमें बालक किस समय करेगा, जब वो युवावस्था में, किशोरावस्था, युवावस्था में पहुंचेगा, तब वो उनके संरक्षण के बारे में स्वयं प्रयास करेगा। अब अचानक उसको कहा जाएगा तो वो उन चीजों को नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन बचपन से ही उसे इसके लिए तैयार किया जाता है। वही बात है कि आपको आपका भविष्य क्या है, भविष्य में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मेरे में क्या क्षमताएं हैं, किस प्रकार की योग्यताएं हैं, मेरी रुचि क्या है और मैं किस तरह का व्यवसाय कर सकती हूँ, इसको समझने के लिए आवश्यक है अग्रदर्शिता के गुणों का होना। अगर मेरे में ये है तो मैं स्वयं को पहचान पाऊंगी और उसके आधार पर अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकूंगी। व्यवसाय के चुनाव के लिए मैं किशोरावस्था में जब हम विषयों का चयन करते हैं तो उस विषय के चयन करने में स्वयं को तैयार कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि पाठ्यक्रम का निर्माण जब हम करते हैं, हम सांस्कृतिक संरक्षण की बात करते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण होना चाहिए या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होना चाहिए, तो ये कब होगा, जब हमारे में अग्रदर्शिता के गुण होंगे। अब पाठ्यक्रम में ये व्यवस्थाएं इस तरह से होनी चाहिए कि बालक अपने भविष्य को देख लेने की उसमें क्षमता विद्यमान हो। तो इन सिद्धांतों के आधार पर जब किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो ये बात मानकर चलिए कि वह पाठ्यक्रम बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम होगा जो कि एक बालक के सर्वांगीण, क्योंकि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर पाठ्यक्रम का निर्माण अगर इस चीज को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा तो क्या हमारा शिक्षा का जो वर्तमान उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्या वो पूर्ण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, किसी भी कहना चाहिए कि व्यावसायिक कौशल के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाए तो उसको उसके कुछ निश्चित नियम या सिद्धांतों का ध्यान में का पालन करना अनिवार्य है। इसी आधार पर कि इतिहास पाठ्यक्रम, चूंकि इतिहास हमारी कहना चाहिए कि मानव सभ्यता के विकास के लिए, हमारी सांस्कृतिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण मानव प्रजाति के, चाहे सामाजिक के, चाहे सांस्कृतिक के, चाहे आर्थिक के, धार्मिक के, राजनीतिक के, शारीरिक के, किसी भी तरह के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसको बचपन से ही इस तरह से तैयार किया जाए कि वह एक विकासशील नागरिकता या विकासशीलता की विचारधारा या सोच वाला वो होना चाहिए। क्योंकि अगर बालक में एक डर या आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम कहते हैं कि अभी जैसे हम चर्चा करते हैं कि स्टार्टअप है, हर बालक स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कब करेगा? जब उसमें रिस्क लेने की क्षमता होगी या उसमें वो गुण विद्यमान होंगे कि वो किसी भी प्रकार के रिस्क ले
निर्माण के सिद्धांतों में मिलाकर लगभग 22 सिद्धांतों को हमने देखा है इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के। तो इस आधार पर मैं सोचती हूँ कि एक इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, किस तरह के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आपको ये बात एकदम स्पष्ट, छोटी छोटी चीज आपको इसमें समझ में आई। इस आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट कीजिए, सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को इस पर समाप्त करने से पूर्व कोविड-19 की इसकी महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए। मास्क लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका नाक और मुंह बहुत अच्छे से ढके रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कम से कम 2 गज की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें या फिर साबुन से हाथ धोते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।